नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का आपके लकी सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। अधिक समय न लेते हुए हमें पृथ्वीराज चौहान के पार्ट सेकंड की चर्चा करेंगे। देखो, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। वह 1177 ईस्वी में शासक बना था। उस समय उसकी आयु महज 11 वर्ष थी और उसके दो चाचा अपरगांगे और नागार्जुन ने विद्रोह किया था, लेकिन उसने उनका दमन कर दिया। फिर 1182 ईस्वी में उसने गुरुग्राम और हिसार के आसपास बसी हुई भंडानक नामक जाति का दमन किया। 1182 ईस्वी में उसने महोबा के शासक परमदेव चंदेल को पराजित किया था। आज हम उसी के आगे चर्चा करते हैं कन्नौज की। देखो, यहाँ पर एक राज्य है यूपी में जिसका नाम था कन्नौज। वहां का शासक था जयचंदी गहड़वाल। कौन था? जयचंद गढ़वाल। और अपने यहाँ राजस्थान में यहाँ क्या है? अजमेर। यहाँ का शासक कौन है? पृथ्वीराज चौहान। देखो, पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल दोनों ही शक्तिशाली शासक थे और दोनों के मध्य शत्रुता के कई कारण थे, लेकिन दो कारण विशेष माने जाते हैं। पहला कारण कौन सा? पृथ्वीराज चौहान अपनी दिग्विजय नीति को पूरा करने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था और जयचंद गढ़वाल अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अब कन्नौज पर तो अधिकार किसका है? जयचंद गढ़वाल का। अधिकार कौन करना चाहता है? पृथ्वीराज चौहान। दिल्ली पर अधिकार कौन करना चाहता है? जयचंद गढ़वाल। और अधिकार किसका है? पृथ्वीराज चौहान का। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य युद्ध होना अवश्यंभावी था, निश्चित था। दिल्ली के बारे में किसी शायर ने कहा भी था कि दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का, ये तो तीर्थ है सारे जहान का। दूसरा मुख्य कारण कौन सा माना जाता है? जयचंद गढ़वाल के एक पुत्री थी संयोगिता, उसका पृथ्वीराज के द्वारा अपहरण कर उससे विवाह करना, यह दूसरा मुख्य कारण माना जाता है। यह कहा जाता है कि संयोगिता बहुत ही सुंदर थी, कोई मेकअप सेकअप की आवश्यकता नहीं थी। पहले क्या होता था, राजा महाराजा के दरबार में चित्रकार जाया करते थे, तो एक बार ऐसा ही कोई चित्रकार कन्नौज गया और वहां पर जितनी भी राजकुमारियों ने, रानियों ने उन चित्रों में पृथ्वीराज चौहान का चित्र देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गई और हर एक की जुबान पर पृथ्वीराज नाम था। जब उस चित्र को संयोगिता ने देखा तो वह भी मंत्रमुग्ध हो गई और उसने मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान लिया। वही चित्रकार फिर कहाँ आया? अजमेर पृथ्वीराज चौहान के दरबार में। वहां पर जब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के चित्र को देखा तो उसने भी उसकी सुंदरता को देखकर मन ही मन उसे अपनी पत्नी मान लिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनका मिलन कैसे हुआ होगा? देखो, पृथ्वीराज चौहान का ननियाल कहाँ है? दिल्ली। और संयोगिता का ननियाल भी संयोग से कहा था? दिल्ली, जहां पर एक बगीचे में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। इस बात का पता किसको चला? कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल को। तो कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल दिल्ली गया और संयोगिता को वापस से ले आया। उदास कौन हो गया? पृथ्वीराज चौहान। उसके मन की भावनाएं कह रही थी कि मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार, मैं विरह की वेदना लिखूं या मिलन की झंकार, तू ही बता कैसे लिखूं, थोड़े शब्दों में बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। पृथ्वीराज चौहान भी वापस आ गया, कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल भी संयोगिता को लेकर वापस आ गया। यहां तक भी ठीक है, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए संयोगिता का क्या रचाया? स्वयंवर रचाया। क्या रचाया? स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ होता है अपना दूल्हा खुद चुनना। इसका एक नियम होता है कि जिस राजा के द्वारा स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है
वह राजा आस पड़ोस के सभी राजाओं को आमंत्रित करता है, लेकिन जयचंद गढ़वाल ने किसको आमंत्रित नहीं किया? पृथ्वीराज चौहान को। तो उसने इस नियम के टूटने से बचने के लिए एक उपाय खोज लिया, और जहां पर द्वारपाल खड़ा होता है, जहां पर दरबारी लोग अपने जूते चप्पल उतारते हैं, वहां पर उसने पृथ्वीराज चौहान की क्या बना दी है कि लोहे की मूर्ति बना दी। क्या बना दी है कि लोहे की मूर्ति बना दी। ये भी विशेष ध्यान रखना है कि मूर्ति किसकी बनाई गई थी? लोहे की एक मूर्ति बना दी, और संयोगिता को वरमाला देकर स्वयंवर के स्थान पर लाया गया। जब संयोगिता ने सभी राजाओं को देखा और उनमें पृथ्वीराज चौहान नहीं दिखा था, वह बहुत उदास हो गई थी, लेकिन उसने जैसे अपनी नजरें घुमाई तो उसकी नजर किस पर पड़ी? पृथ्वीराज की मूर्ति के गले पर। और जैसे ही उसकी पृथ्वीराज की मूर्ति पर नजर पड़ी तो वह दौड़ कर उस मूर्ति के पास जाती है और पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में माला डाल देती है, और उसके मन की भावनाएं कहती है कि हे स्वामी, मैंने तो आपको चुन लिया है, अब आपकी बारी है। सारे राजा महाराजा क्रोधित हुए और वहां से चले गए। इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज चौहान को। जैसे पृथ्वीराज चौहान को पता लगा तो वह कुछ सैनिकों के साथ कन्नौज गया, और कन्नौज जाकर यहाँ पर जिन जिन सैनिकों ने उसे रोकने का प्रयास किया उन्हें मौत की घाट उतार दिया, और संयोगिता को उठाकर कहाँ ले आया? अजमेर ले आया। नाराज कौन हो गया? जयचंद गढ़वाल होना ही था। इसलिए जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गजनी का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी, उसे पृथ्वीराज पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पुरातन प्रबंध में बताया गया है कि जब तराइन के द्वितीय में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उस समय पृथ्वीराज चौहान की हार से खुश होकर जयचंद गढ़वाल ने अपने राज्य में खुशियां मनाई थी, दिवाली मनाई थी। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले हमें अगला एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। बहुत बार प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय कन्नौज का शासक कौन था, गुजरात का शासक कौन था, या महोबा का शासक कौन था? अधिकांश यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान के मध्य शत्रुता के भी कई कारण थे, लेकिन 2-3 कारण विशेष माने जाते हैं। पहला कारण तो ये माना जाता है कि गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय ने पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर देव चौहान की हत्या की थी। दूसरा कारण ये माना जाता है कि 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, उस समय पृथ्वीराज ने गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की कोई सहायता नहीं की थी। तीसरा कारण और माना जाता है, यहां पर अपने राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है आबू। यहाँ की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इंचिनी। क्या नाम था? इंचिनी। तो आबू की राजकुमारी इंचिनी को भीमदेव द्वितीय चाहता था, वह उसके साथ विवाह करना चाहता था, लेकिन इंचिनी किसके साथ विवाह करना चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान के साथ। इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता लगा तो पृथ्वीराज चौहान आबू गया, उसने इंचिनी को लिया और विवाह कर कहां ले आया? अजमेर ले आया। उदास कौन हो गया? नाराज कौन हो गया? भीमदेव द्वितीय। इन दोनों के मध्य वैमनस्य सुलगता रहा। ये कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य 1184 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। वह युद्ध अनिर्णायक युद्ध था। अनिर्णायक युद्ध कौन से युद्ध को कहते हैं? जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई परिणाम नहीं निकलता है। इस युद्ध के 3 साल बाद 1187 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार। उसकी मध्यस्थता से
पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव द्वितीय के मध्य एक संधि हो गई थी, एक समझौता हो गया था। लेकिन इस संधि के बावजूद भी इन दोनों के मध्य परंपरागत वैमनस्य अंदर ही अंदर सुलगता रहा। इस प्रकार गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ भी पृथ्वीराज चौहान की शत्रुता स्थापित हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि जयचंद गढ़वाल ने कहां के शासक को पराजित किया है? गजनी के शासक। तो दूसरा विजय नीति का पक्ष कौन सा था? पड़ोसी राज्यों का दमन करना, जिसमें गुरुग्राम व हिसार के आसपास बसी हुई बंडानक जाति का दमन किया, महोबा के शासक का दमन किया, कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के साथ शत्रुता स्थापित हो गई और गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय के साथ शत्रुता स्थापित हो गई। अब तीसरा विजय नीति का पक्ष कौन सा है? विदेशी शत्रु का मुकाबला करना। और विदेशी शत्रु कौन है? मोहम्मद गोरी, जिसे किसने आमंत्रित किया है? जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल कहां का शासक है? कन्नौज का। देखो यहां पर एक क्षेत्र था जिसका नाम था गजनी। यहां पर 1173 ईस्वी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गियासुद्दीन गोरी। उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और अपने छोटे भाई सिहाबुद्दीन को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया, शासक नियुक्त कर दिया। यही सिहाबुद्दीन है, इसका पूरा नाम है मुइजुद्दीन मुहम्मद गोरी, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी के नाम से। ध्यान रहे कि मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या है? सियाबुद्दीन। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या है? मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। और ये इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? मोहम्मद गोरी के नाम से। शासक कब बना? 1173 ईस्वी में। देखो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया था कन्नौज के शासक जयचंदी गढ़वाल के द्वारा। पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार तो ये बताया गया है कि मोहम्मद गोरी पर पृथ्वीराज ने लगभग 21 बार विजय प्राप्त की थी। लेकिन हमीर का महाकाव्य में ये बताया गया है कि मोहम्मद गोरी पर पृथ्वीराज ने 7 बार विजय प्राप्त की थी। लेकिन इन दोनों के मध्य जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे वो कौन कौन से थे? 2 ही युद्ध थे। एक का नाम था तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरे का नाम था तराइन का द्वितीय युद्ध। हुआ क्या था कि मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करने के बाद मोहम्मद गोरी गजनी से एक सेना लेकर रवाना हुआ और लाहौर, सियालकोट जैसे क्षेत्रों पर अधिकार करता हुआ यहाँ हरियाणा में एक स्थान है जिसका नाम है तराइन का मैदान। क्या नाम है? तराइन का मैदान। यहाँ पर 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपनी एक विशाल सेना लेकर आ गया। इस बात का पता किसको चला? पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान भी यहाँ से एक सेना लेकर चला गया। अब तराइन के मैदान में एक तरफ तो पृथ्वीराज चौहान की सेना है, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी की सेना है। ये कहा जाता है कि इन दोनों के मध्य यहाँ पर भयंकर युद्ध हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का एक सामंत था जिसका नाम था गोविंद राज। क्या नाम था? गोविंद राज। उसने अपनी बर्छी के वार से, या हम कह सकते हैं भाले के वार से, मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, जिसके कारण मोहम्मद गोरी अपनी सेना को लेकर वापस कहां भाग गया? गजनी भाग गया। यहां पर पृथ्वीराज चौहान ने एक सबसे बड़ी गलती क्या की है? भागते हुए मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया और उसे बंदी नहीं बनाया। और मोहम्मद गोरी ने गजनी जाकर अपनी हार का बदला लेने की फिर से तैयारियां शुरू कर दी और फिर से युद्ध की तैयारियों में जुट गया। इधर पृथ्वीराज चौहान अजमेर आकर विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लग गया। 1 साल बाद
लगभग 1,20,000 सैनिकों की सेना लेकर मोहम्मद गोरी फिर से तराइन के मैदान में आ गया। यानी कब? 1192 ईस्वी में। ध्यान रखना है 1191 ईस्वी में आया था। उस समय इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। वह कौन सा युद्ध कहलाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की। अब 1 साल बाद वापस आए, यानी 1192 ईस्वी में। इस बात का पता किसको लगा? पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इग्नोर कर दिया। इस समय पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने में व्यस्त था और उसके कक्ष में किसी भी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं थी, सिवाय एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यक्ति कौन था? चंद्रवरदाई, जो इसका राजकवि भी था, राज दरबारी भी था, इसका एक परम मित्र भी था, जिसने एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी साहित्य का, इसका हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के कक्ष में गया और कहा कि महाराज, इस गोरी को छोड़ो और उस गोरी को संभालो, यानी संयोगिता को तो छोड़ दो और मोहम्मद गोरी एक विशाल सेना लेकर आया है, उस मोहम्मद गोरी को संभालो। तभी पृथ्वीराज चौहान ने उसे कहा कि पिछली बार हराया था, इस बार भी हरा दूंगा। तो चंद्रवरदाई ने कहा कि इस बार वो बड़ी सेना लेकर आया। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ से एक सेना लेकर तराइन के मैदान के लिए रवाना हो गया। यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने उससे कहा कि मैं संधि करना चाहता हूं। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, दोनों ही तरफ के सैनिकों का रक्त नहीं बहेगा, तो उसने हाँ कर दी। लेकिन मोहम्मद गोरी ने क्या किया कि कहा कि मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं। तो पृथ्वीराज ने कहा ठीक है। अब पृथ्वीराज की सेना ने सोचा कि दूत जाएगा वापस आएगा, लगभग महीने 1.5 महीने का समय लग जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद गोरी ने केवल पृथ्वीराज को भुलावे में रखा था, बहकावे में रखा था, भ्रम में रखा था, और पृथ्वीराज की सेना आमोद प्रमोद में डूब गई। इसे का फायदा उठाते हुए मोहम्मद गोरी ने एक रात्रि के समय में अवसर देखकर पृथ्वीराज की तितर बितर सेना पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिसे राजपूत सेना नहीं झेल पाई। और पृथ्वीराज भी अपनी जान बचाकर हरियाणा में ही एक स्थान है जिसका नाम है सिरसा, उसकी तरफ भाग गया, जहां पर एक स्थान और है सरस्वती नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी ने उसे बंदी बना लिया। यानी भागते हुए पृथ्वीराज को पकड़ लिया और उसे बंदी बना लिया और कहां ले गया? गजनी ले गया। ये कहा जाता है कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने कुछ कहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी की तरफ देखा, तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि अपनी आंखें नीची करो, तो उसने कहा नहीं, कभी नहीं करूंगा, और उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थी और बेड़िया डालकर उसे कारागार में डाल दिया गया था। इस बात का पता पृथ्वीराज के मित्र चंद्रवरदाई को लगा। ध्यान रखना है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था केवल छल कपट से। चंद्रवरदाई को पता लगा कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, उनकी आंखें निकाल ली गई है, तो चंद्रवरदाई उस समय पृथ्वीराज रासो की रचना पूरी नहीं कर पाए थे। तब उनका एक पुत्र था जिसका नाम था जलहण। उससे उन्होंने पृथ्वीराज रासो का कार्य सौंप दिया कि तुम्हें इसका कार्य पूरा करना है। तो पृथ्वीराज रासो सौंप दिया किसको? अपने पुत्र जलहण को। कहां के लिए रवाना हो गए? गजनी के लिए। इनके बारे में कहा भी जाता है कि पुस्तक दे जलहण नरिप काज चले चंद्रवरदाई गजनी, यानी अपनी पुस्तक का कार्य किसको सौंप दिया? अपने पुत्र जलहण को। और कहां चल के लिए रवाना हो गया? गजनी के लिए रवाना हो गया। वहां गया तो उसने मोहम्मद गोरी को कहा कि आप सोच रहे होंगे कि मेरे स्वामी अभी भी कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, शब्द वेदी बाण चला सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि सब कहने की बातें हैं। तभी
चंद्रवरदाई ने कहा कि कहने की बातें नहीं है, ये हकीकत है। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को बुलवाया, उसकी बेड़ियां खुलवा दी, उसके हाथ में तीर कमान थमा दिए और कहा कि कहो अपने स्वामी से कि वे बाण चलाए। तब चंद्रवरदाई ने कहा कि हमारे स्वामी नौकर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, हमारे स्वामी किसी दूसरे राजा के कहने पर या प्रतिष्ठित व्यक्ति के कहने पर ही कार्य करते हैं। यानी ये कहा गया है कि डंके ऊपर हुई चोट की आवाज सुनकर, डंके ऊपर हुई चोट की आवाज सुनकर भी पृथ्वीराज ने बाण नहीं चलाया, गोरी बौखलाया। चंद्रवरदाई ने कहा महाराज नौकर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। गोरी ने स्वयं डंके पर चोट मारी, अर्थात गोरी ने स्वयं डंके पर की चोट। आवाज सुनते ही तक्षक की भांति पृथ्वीराज की कमान से तीर निकला और जाकर मोहम्मद गोरी को लगा और मोहम्मद गोरी वहीं ढेर हो गया। यानी जब मोहम्मद गोरी ने कहा कि अपने स्वामी से कहो कि वह बाण चलाए, तो उसने कहा कि नौकर के कहने पर नहीं चलाते हैं। तब मोहम्मद गोरी थोड़ा भयभीत हो गया, उसे शंका हो गई कि वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने अपनी सुरक्षा देखी और अपना जो ऊंचा सिंहासन था उस पर जाकर बैठ गया। बहुत ऊंचा सिंहासन था जिसके बारे में मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से आपको बताऊंगा। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को कहा कि बाण चला। पृथ्वीराज पहली बार नहीं समझ पाया कि आवाज किस दिशा से आ रही है। मोहम्मद गोरी ने फिर कहा कि पृथ्वीराज बाण चला। इस बार पृथ्वीराज चौहान को दिशा का तो ज्ञान हो गया लेकिन ऊंचाई का ज्ञान नहीं हुआ। और जैसे ही मोहम्मद गोरी ने तीसरी बार फिर कहा कि पृथ्वीराज बाण चला, तो चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को ऊंचाई का ज्ञान करवा दिया कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल परमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। और पृथ्वीराज ने बाण चलाया जो जाकर मोहम्मद गोरी को लगा, जिससे मोहम्मद गोरी वहीं ढेर हो गया। और ये कहा जाता है कि चंद्रवरदाई ये समझ गए थे कि अब उसके सैनिक हमें नहीं छोड़ेंगे, तो उसने अपनी कटार निकाली और पृथ्वीराज के गले पर रखकर कहा कि स्वामी मुझे क्षमा करना, दुश्मनों के हाथों मरना अपनों के हाथों मरना अच्छा होता है। और पृथ्वीराज का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी और उसी कटार को अपने पेट में घोंपकर अपने जीवन को भी समाप्त कर लिया। ये होती है सच्ची मित्रता। ये तो एक किंवदंती प्रचलित है, लेकिन वास्तविक रूप में कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु वास्तविक रूप में 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे पर दमियत नामक स्थान पर हुई थी, जहां पर उसका नमाज पढ़ते वक्त वध कर दिया गया था। लेकिन जो भी हो, पृथ्वीराज चौहान छल कपट से हारा था और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तब जवाब होता है पृथ्वीराज चौहान। क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान। एक इतिहासकार है जिनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम है? हसन निजामी। उन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज को कोई बंदी नहीं बनाया गया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी के एक अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन किया था। इसके लिए उन्होंने एक सिक्के का उदाहरण दिया है कि एक सिक्का मिला जिस पर एक तरफ तो मोहम्मद बिन साम लिखा हुआ है और दूसरी तरफ पृथ्वीराज नाम लिखा हुआ है। एक तरफ मोहम्मद बिन साम, दूसरी तरफ पृथ्वीराज लिखा हुआ है। एक विशेष बात और ध्यान रखनी है, अजमेर में एक दरगाह है जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनका जन्म हुआ था फारस में। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में आए थे, तब जवाब होता है पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। देखो, जो चिश्ती संप्रदाय होता है उसमें
गुरु है उसको तो कहते हैं पीर, शिष्य होता है उसको कहते हैं मुरीद, और जो उत्तराधिकारी होता है उसको कहते हैं वली। क्या कहते हैं? वली। इस प्रकार ये आपके पृथ्वीराज चौहान का टॉपिक था जो बहुत ही इंटरेस्टेड था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो ना करें। जय हिंद, जय भारत।